और मेरे सुरवीरों, कैसे हो। हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इस नोट्स को बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे का समय लगा है। और जो भी क्लास पढ़ा रहा हूँ उसकी जो टाइम लग रही है वो तो अलग से। तो इसके लिए केवल आपको इतना करना है कि आपको आज की वीडियो पे 500 प्लस लाइक्स 500 प्लस लाइक्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कर ही दोगे। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से आपके नवोदय के एग्जाम में मिलेंगे। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन इसके पहले आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 6 to 10 ये मैथ्स पढ़ना चाहते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, तो उसके लिए बिल्कुल बेसिक से वहाँ पर आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। तो उसके लिए अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि उसके पर भी जैसे ही आपके नए बैचेस 9th के शुरू होंगे आपको नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चा, तो चलो हम देखते हैं फिर आज की क्लास क्या है। कि सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वाक्य क्या है। कि वाक्य क्या होता है कि एक भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है ना। कोई भी वाक्य होते हैं। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य होते हैं कि शब्दों का एक सुव्यवस्थित समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये क्या है? वाक्य है ना। आप जो भी बात करते हो वाक्यों में बात करते हो। तो इसलिए वाक्य को बोलते व लिखते समय उनकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना बहुत ही जरूरत है ना। क्यों जरूरी है भाई? इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर उसमें गलती हो जाती है ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब जो हम बोलना चाहते हैं उसका कुछ और मीनिंग निकल आता है। तो उससे बचने के लिए हमें ग्रामर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो व्याकरण के नियमों को दृष्टि से वाक्य को शुद्ध होना चाहिए। अतः वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है, यानी वाक्यों को शुद्ध करना कहलाता है। अब देखो, अशुद्धियाँ कितने तरीके की हो सकती हैं। हमारे एग्जाम में अशुद्धियाँ जो हमको सेंटेंस दे सकते हैं वो इन 6 तरीकों से गलतियाँ हो सकती हैं सेंटेंस में। ठीक है। सबसे पहला वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, दूसरा है शब्द अर्थ प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, तीसरा है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, चौथा है वचन संबंधी अशुद्धियाँ, पांचवा है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ और कारक संबंधी अशुद्धियाँ। तो हम सभी के बारे में एक एक करके सभी 6 के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप पूरी वीडियो लोगे तो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं महसूस होगा। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं सबसे पहले वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। देखो, वर्तनी में क्या होता है कि इसमें कुछ शब्द होते हैं जो हम गलत लिखते हैं, जिनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रखे हैं। जैसे अगर कुछ लोग होते हैं ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक लिखते हैं, जबकि उसका सही रूप क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। ठीक है। फिर देखो, आशीर्वाद में क्या गलती करते हैं? आशीर में हमेशा छोटी की मात्रा लगाते हैं, और ये जो रा की गलती होती है, अगर मान लो कभी बड़ी भी लगा दिए तो ये जो रा की गलती होती है वो यहाँ पर हो जाती है। तो ये गलत है लिखना। ठीक है। हमारा सही रूप क्या होगा? ये इस तरह का आशीर्वाद लिखना बिल्कुल सही होगा। ठीक है। उज्ज्वल, उज्ज्वल अगर इस तरह से लिखा है, आधा जा लिखा हो हुआ लिखा है तो भी गलत है। आधा जा पूरा जा लिखा है तो भी गलत है। तो इसका सही रूप क्या होगा? उज्ज्वल। उ और 2 बार आधा जा का प्रयोग होगा। ठीक है। फिर कवित्री, देखो कवियत्री, अब यहाँ पर देख लो कैसे लिखा हुआ है। तो वाह पर छोटी की मात्रा नहीं होगी, किस पर बड़ी की मात्रा होगी? हमेशा या पर ही बड़ी की मात्रा। ठीक है। या पर छोटी की मात्रा और त्रा पे बड़ी की मात्रा होगी। तो इस तरह से कवियत्री का लिखना सही होगा। और इन्हीं 4 शब्दों के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप एग्जाम में देखोगे तो आपके एग्जाम अपनी बुक में देखोगे तो उससे कई तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया गया है, अगला हमारा है शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धियाँ। देखो, शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धियाँ क्या होती हैं कि कभी कभी वाक्यों में शब्दों का उनके अर्थों के आधार पर प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो जो वाक्य होते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे अगर आप उदाहरण देखोगे, मैं उपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। अब इस शब्द पर ध्यान देना, उपेक्षा।
उपेक्षा का मतलब क्या होता है? उपेक्षा का मतलब होता है किसी को अनदेखा करना। तो यहाँ पर उपेक्षा शब्द का प्रयोग गलत है। क्या सही होना चाहिए? मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। बात आ रही समझ में? आगे देखो, मैंने अपना गृह कार्य, देखो यहाँ पर ग्रह कार्य कर लिया। ग्रह कार्य, ग्रह का कार्य मतलब जैसे कि हमारे ग्रह हैं, पृथ्वी है ना, और मंगल है, ये हमारे ग्रह हैं। जबकि सही वाक्य क्या होगा? सही शब्द होगा गृह वाक्य। क्या होगा? गृह वाक्य। तो मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। सही है। उसके बाद अगला देखो, तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो। तो बेफिजूल, देखो फिजूल शब्द जो है यहाँ पर देखोगे कि फिजूल शब्द जो होता है वो तो वैसे भी इसका मतलब होता है फालतू, है ना, बिना मतलब का। तो बे लगाना यहाँ पर गलत है। तो तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो। फिजूल, सही है ना बात? तो यहाँ पर हो गया हमारा कि तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो। चलो भाई अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं। अगला जो है हमारा वो है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कुछ होता है ना कि लिंग तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग, है ना, और एक होता है पुल्लिंग। हिंदी में क्या दो तरीके के ना, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग, और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। लेकिन हम यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में जानेंगे, एक तो स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। तो यह दही मीठी है, या दही मीठी है। तो देखो दही जो होती है वो पुल्लिंग शब्द है, दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो इसलिए मीठी का प्रयोग नहीं, दही या दही मीठा है का प्रयोग सही होगा। जैसे आज तुमने नया पोशाक पहना है, नया पोशाक। तो नया पोशाक नहीं होती, क्या होती है? आज तुमने नई पोशाक पहनी है ना। मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा। मुझे तुम्हारा बातें, देखो यहाँ पर तुम्हारा और पड़ा ये दोनों गलत है, क्योंकि मुझे तुम्हारा नहीं होता, क्या होता? मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। ठीक है ना, सुननी पड़ी, क्योंकि बातें जो शब्द है ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। कल मैंने नया पुस्तक खरीदा। तो पुस्तक भी कैसा है? पुस्तक भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर नया की जगह पर क्या होगा? कल मैंने नई पुस्तक खरीदी। ठीक है, खरीदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग लगाए, नई तो खरीदी। ठीक है, तो नई और खरीदी का प्रयोग यहाँ पर सही होगा। बात आ रही समझ में? आगे देखो भाई, अगला देखते हैं कि वचन संबंधी अशुद्धियाँ ये क्या होते हैं। देखो वचन संबंधी क्या होते हैं, इसमें कुछ ऐसे वाक्य होते हैं ना, ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग मतलब उनका सिंगुलर प्लूरल एक वचन या बहुवचन, ठीक है, बहुवचन में नहीं होते। जैसे भारत में अनेकों राज्य हैं, तो अनेक का मतलब ही होता है कई। अनेक का मतलब क्या होता है? कई होता है। तो अनेकों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, अनेकों कोई शब्द ही नहीं होता। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य कि भारत में अनेक राज्य हैं। क्या होगा? भारत में अनेक राज्य हैं। अब देखो यहाँ पर प्रत्येक वृक्ष फल देते हैं। प्रत्येक वृक्ष फल देते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक मतलब प्रति एक की बात हो रही, मतलब हर एक की। तो हर एक का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर एक वचन है। तो एक वचन अगर है तो देता, देते का यूज गलत होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देता है। तो प्रत्येक वृक्ष फल देता है। बताइए, इस समय 4 बजा है। तो 4 क्या है? 4 भाई बहुवचन है। तो बजा का प्रयोग यहाँ पर गलत है। तो क्या हो जाएगा? इस समय 4 बजे हैं, क्योंकि 4 क्या है? बहुवचन है। तो वचन के हिसाब से यहाँ पर देखो गलती हो रही है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं तो आपका दर्शन करने आया हूँ। आपका, देखो यहाँ पर आपका प्रयोग गलत है। मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ। क्या होगा? मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। फिर अगला जो आता है वो है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। देखो क्रिया संबंधी अशुद्धियों में क्या होता है, जैसे यहाँ पर जब एक वचन या बहुवचन हो तो उनके हिसाब से हम क्या यूज करते हैं, उनके हिसाब से क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे राम और सीता वन को गई। अब राम और सीता 2 लोग हो गए, यानी बहुवचन हो गया। तो इसका मतलब इसकी क्रिया भी बहुवचन में होनी चाहिए। तो यहाँ गई का प्रयोग गलत है। राम और सीता क्या हो जाएंगे? वन को गए। राम और सीता वन को गए। फिर उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया। उनकी बातें, तो यहाँ पर देखो बहुवचन है ना। तो यहाँ पर पक गया, गया का प्रयोग यहाँ पर गलत होगा। क्या होगा? उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गए का प्रयोग सही होगा, यानी ये शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है बच्चा, आगे देखो।
मेरी बहन दिल्ली से वापस आया है। अब यहाँ पर देखो, मेरी बहन दिल्ली से, अब यहाँ पर मेरी बहन, एक तो ये एक वचन है, ठीक है, मेरी बहन है, एक वचन है। साथ ही साथ यहाँ पर ये देखोगे कि ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर लिंग संबंधी भी गलती है ना। क्रिया के साथ साथ यहाँ पर लिंग संबंधी भी गलती है। तो यहाँ पर मेरी बहन दिल्ली से वापस आई है का प्रयोग बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप वाक्यों को पढ़े रहोगे ना, तो आपको अंदाजा रहेगा कि कहाँ पर गलती है। जैसे यहाँ पर देखो, अनावश्यक कहीं कहीं पर होता है कि जहाँ पर कुछ क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए वहाँ पर भी क्रिया का प्रयोग कर देते हैं, जैसे अनावश्यक क्रिया पद का प्रयोग। अब जैसे देखो, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, तो यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित का यहाँ पर क्या काम है? उपस्थित बिना मतलब का ही लगा है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? यहाँ अशोभनीय वातावरण है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अनावश्यक क्रियापद का प्रयोग हुआ है। जैसे अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, तो स्पष्टीकरण का मतलब ही होता है स्पष्ट करना, तो यहाँ करने के प्रयोग बिल्कुल गलत है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। बात आ रही है समझ में? देखो, स्पष्टीकरण का मतलब होता है ना स्पष्ट करना, ठीक है, तो स्पष्टीकरण यहाँ पर करने का प्रयोग गलत है, स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, यही चीज बिल्कुल शुद्ध होगा। ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, इतनी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो। केवल 500 लाइक, केवल 500 प्लस लाइक्स की ज़रूरत है, और वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कंप्लीट कर ही दोगे। तो भाई कर दीजिए फटाफट से। आगे देखते हैं। आवश्यक क्रियापद का प्रयोग ना होना, कभी कभी होता है अनावश्यक कर देते हैं क्रियापद का प्रयोग, और कभी कभी होता है कि आवश्यक क्रियापद जो प्रयोग करना चाहिए वो नहीं करते हैं। जैसे वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, तो भाई बताओ, सिलाई पढ़ा जा सकता है? नहीं, सिलाई तो सीखा जाएगा और अंग्रेजी पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक क्रिया गायब है और वो है सीखना। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी क्या करती है? पढ़ती है। तो ये इसका शुद्ध रूप होगा, वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। फिर वह तो खाना और चाय पीकर सो गया। अब देखो, खाना और चाय पीकर, खाना कौन पी सकता है? तो यहाँ पर तो खाना खाया जाएगा, तो यहाँ पर भी क्रिया पर एक क्रिया का यहाँ पर कमी है। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा? वह तो खाना खाकर और चाय पीकर सो गया। सही है, खाना खाकर और चाय पीकर सो गया, ये इसका शुद्ध रूप होगा। फिर देखो, अनुपयुक्त क्रियापद, कभी कभी ये होता है कि हम जरूरत से ज़्यादा क्रियापद का प्रयोग कर देते हैं, कभी कभी जो जरूरत होता है उनका प्रयोग नहीं होता, और कभी कभी होता है कि जो उस जगह पर उपयुक्त नहीं है उनका प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। अब विस्मय का यूज यहाँ पर गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर ये क्रियापद नहीं, यहाँ पर क्रियापद क्या होगी? विस्मित। विस्मय का क्रियापद क्या होगा? विस्मित। तो खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, ये गलत है। सही शब्द क्या होगा? खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। बात आई समझ में? मैं माता जी को खाना डालकर या देकर आई हूँ। अब देखो, खाना डालकर या देकर, ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि खाना तो परोसा जाता है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप क्या होगा कि मैं माता जी को खाना परोस कर आई हूँ। बात आ गई समझ में? तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। आगे देखो, कुछ विशेष संज्ञाओं के लिए विशेष क्रिया क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे दान दिया, दान दिया नहीं जाता, दान लिया जाता है, तो ये गलत होगा। प्रतीक्षा देखना नहीं होता, प्रतीक्षा करना होता है। प्रयोग होना नहीं होता, प्रयोग करना होता है। पता ही समझ में? प्रयोग, बात आ रही है समझ में? यहाँ पर देखो कुछ निशान गलत लग रहे हैं। ठीक। प्रश्न पूछना, तो ये गलत होता है। सही क्या होता है? प्रश्न करना। अगर कहीं पर दान दिया, प्रतीक्षा देखना, प्रयोग होना या प्रश्न पूछना कहीं पर लिखा हो तो समझ लेना वो गलत है। वहाँ पर क्या होगा? दान किया, प्रतीक्षा करना, प्रयोग करना या प्रश्न करना। ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं हम। अब देखो, स्थानीय बोलियों के प्रयोग में भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। कभी कभी हम जो कुछ बोलते हैं हमारे यहाँ की बोलचाल की भाषा के हिसाब से तो वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से वो वाक्य गलत होते हैं। जैसे वह खाना खावेगा, तो खाना खावेगा का प्रयोग गलत है, वह क्या हो जाएगा? वह खाना खाएगा। खावेगा का यूज गलत, कई जगहों पर खाएगा को खावेगा बोलते हैं, है ना।
तो खावे का प्रयोग गलत है, वहाँ पर खाना खाएगा का सही प्रयोग माना जाएगा। उसने जैसे करी है ना, देखो मैं नहीं कर सकता। अब जैसे करी है तो करी है हमारे कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के या भारत के कुछ भागों में ये बोलिए बोला जाता है, ठीक है, करी है। जबकि सही प्रयोग क्या होगा, उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता। उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता का प्रयोग बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आ जाते हैं अपने कारक संबंधी अशुद्धियों पर। देखो कारक संबंधी अशुद्धियाँ, यहाँ पर कई तरह की अशुद्धियाँ होती हैं कारक संबंधी में, तो मैंने कई भागों में बांट रखा है। जैसे सबसे पहले कर्ता कारक संबंधी अशुद्धि, तो भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कहीं पर भी ना भूतकाल है तो अगर सकर्मक क्रिया हो तो वहाँ पर ने का, जैसे मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैं सारी पुस्तक, तो ये प्रयोग गलत है। सारी पुस्तक पढ़ डाली तो पास्ट का भूतकाल का है और सकर्मक क्रिया है ना। सकर्मक का मतलब क्या है कि जिसमें कर्म करने वाला हो तो वो सकर्मक। तो यहाँ पर मैं का यूज गलत है, यहाँ पर सही क्या होगा, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। फिर कर्म कारक संबंधी अशुद्धि, कर्म कारक के क्या होते हैं, किसी वाक्य में जब कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है तो वहाँ कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा को। जब किसी चीज़ पर ज़्यादा दबाव डालना होगा, किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देना होगा तो वहाँ पर हम को का प्रयोग करेंगे। या फिर अगर नहीं डालना है तो उसका भी प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखो वाक्य, वह लड़का पीटता है, वह लड़का पीटता है, अरे किसको पीटता है कोई तो बताओ, वह लड़का पीटता, तो वह लड़के को पीटता है का प्रयोग सही होगा। देखो यहाँ पर को का है, क्यों, क्योंकि लड़के पर हमें महत्व देना, जो पीटा जा रहा है वो लड़का है तो उस पर हमें महत्व देना, इसलिए हमने को का प्रयोग किया है। मैं शीतल जल को पी रहा हूँ, अब देखो मैं शीतल जल को पी रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं पानी ही तो पीऊँगा। देखो मैं शीतल जल, तो को का प्रयोग तो गलत लग रहा है ना, मैं शीतल जल पी रहा हूँ ये भी तो सही है, मैं शीतल जल पी रहा हूँ, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर करण कारक संबंधी अशुद्धि, यहाँ पर देखो करण कारक मतलब जो काम हो रहा है, जैसे वह बस पर यात्रा कर रहा है, तो बस के साथ पर का प्रयोग गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, जब किसी साधन की बात आएगी तो वहाँ पर से का प्रयोग होता है, किसका, से कारक का प्रयोग होता है। तो वह बस पर यात्रा कर रहा है, इसका प्रयोग गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, वह बस से यात्रा कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो भाई। यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धि। संप्रदान कारक के दो चिन्ह हैं, के लिए और को, ठीक है। यदि एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग हो जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, भक्तों के लिए नहीं, भक्तों को कथा सुनाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर के लिए का प्रयोग गलत है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, को का प्रयोग सही होगा। फिर शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया, अब यज्ञ को, अब देखो यहाँ पर को का प्रयोग मतलब किस काम के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के लिए, तो शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया की जगह पर क्या होगा, शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया। तो ये सेंटेंस तो आप पढ़ के ही समझ लोगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आगे देखो अपादान कारक संबंधी, अब देखो अपादान कारक संबंधी अशुद्धि, वह शहर अपादान, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो वहां पर अपादान का प्रयोग होता है ना। तो अपादान का मतलब ये होता है किसी चीज से किसी चीज का अलग होना। जैसे वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है, अब शहर के का प्रयोग गलत है क्योंकि शहर से खिलौने लाया है, अलग किया गया है, तो शहर से खिलौने लाकर बेचता है, से का प्रयोग यहाँ पर सही होगा। लड़की झूले पर से गिर गई, अब देखो झूले पर से, तो पर का यूज सही है क्या, क्योंकि यहाँ पर तो झूले से लड़की का अलगाव हो रहा है ना, अलग हो रही है। तो झूले से, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होगी तो वहाँ पर से का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर संबंध कारक अशुद्धि, अब यहाँ पर देखो भाई, संबंध कारक अशुद्धि में अगर देखोगे आप तो संबंध कारक अशुद्धि में क्या क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा कि संबंध कारक से बिना पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता है ना। तो बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। अब इसका मतलब क्या है बिना पैसे के, देखो बिना पैसे का, तो का प्रयोग गलत है, कि वैसे भी देखोगे तो बिना पैसे ये बहुवचन है, तो यहाँ पर के का प्रयोग सही होगा, ठीक है। इन दोनों में संबंध, पैसे का किसी भी आदमी, तो पैसे
के किसी भी, बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, तो दोनों के लिए का प्रयोग करना गलत होगा, क्योंकि राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो राधा कृष्ण, क्या ये दोनों एक ही शब्द है? राधा कृष्ण मतलब एक मंदिर का नाम, मंदिर के बारे में बताया जा रहा है, तो राधा कृष्ण एक साथ लगा देते हैं, तो राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अगर इस तरह से लिखा राधा का और कृष्ण का, तो दोनों के अलग अलग हैं नहीं, एक ही मंदिर है, तो राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, इसका प्रयोग बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अभी आपने अपादान कारक के बारे में पढ़ा ही, कि मैंने दोबारा लिख दिया था कि वह शहर के खिलौने लाकर बेचता, तो के का प्रयोग नहीं, यहाँ पर से का प्रयोग होगा। लड़की झूले पर से गिर गई, तो पर से नहीं, झूले से गिर गई। ठीक है, फिर अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि। अधिकरण कारक क्या होते हैं? देखो, अधिक आम बजट के ऊपर बहस होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जिसकी जरूरत नहीं है वो भी चीज़ें लगी हुई हैं। ऊपर, ऊपर का मतलब किसी चीज़ के ऊपर कुछ रखा हो, तो वहाँ पर ऊपर, तो वहाँ पर ऊपर का प्रयोग ना होकर पर का प्रयोग सही होगा। तो आज बजट पर बहस होगी। किसान ने खेत पर बीज बोया है। अब तो ये बात समझ में आई गई होगी आपको कि खेत पर, तो खेत पर का मतलब ऊपर हो जाएगा, जबकि खेत के अंदर, जमीन के अंदर होती है, तो इसलिए यहाँ पर में का प्रयोग सही होगा। किसान ने खेत में बीज बोया है। ठीक है, फिर घर पर सब कुशल है। देखो घर पर सब, तो घर पर नहीं होता, क्या होता है? घर में होता है, तो घर में सब कुशल है। तो ये हमारे हो गए इस तरह के वाक्यों में अशुद्धियाँ दी जाती हैं, और हमको 4 विकल्प दिए जाते हैं, और उसमें बताना रहता है भाई बताओ कौन सा विकल्प यहाँ पर शुद्ध है। तो अगर आपको इन सभी के बारे में पता रहेगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे। अब इस पर हमको जो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपकी जो अरिहंत की बुक है, या आपके पास कोई सी भी बुक हो, तो उसके हम लोग जो भी एक्सरसाइज है उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो उसका टेस्ट है आपका, और बुक बंद करके उसका टेस्ट जरूर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर से पहले उसका टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है भाई, और मेरे 5-6 घंटे की मेहनत का कुछ फल देना चाहते हो, तो भाई आज का केवल 500+ लाइक्स का टारगेट है, तो वो कंप्लीट कर दो। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिनको लगता है कि नहीं मैं तो एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे 6 to 10th की मैथ्स पढ़नी है, तो वो जाकर पढ़ लिया का चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर उनको क्लास 6 to 10th की मैथ्स मिल जाएगी। ठीक है बच्चा, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।